गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल ऑल? आगे बेटा सभी लोग, सभी को मेरा आवाज आ रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, गुड आफ्टरनून अनुष्का, नंदिनी, गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून तारेश, साक्षी, गुड आफ्टरनून चैताली, गुड आफ्टरनून सरवनी, गुड आफ्टरनून आदित्य, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ओके चलो अगेन आज का हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ये स्टडी करना है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या स्टडी करना है आज के सेशन में हम लोगों को? आज के सेशन में हम लोगों को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। तो विदाउट डिले किए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अभी तक के देखो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो भी पार्ट का स्टडी किए हैं, मैं इस चैप्टर में सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है ये हम लोगों ने देखे। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद यदि ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। ऐसा ही हुआ है कुछ। तो पॉपुलेशन जो है ना बढ़े बट सेक्सुअल डिजायर जो है वो भी कम ना हो, जो नीड है वो भी फुलफिल हो, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए फिर वहां पे क्या ऑप्शन है यदि हम देखें तो कुछ मेथड्स हम लोगों ने देखे जो कि बर्थ को कंट्रोल करता है, जिसे क्या कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, ये इन केस अनप्रोटेक्टेड सेक्स यदि हो गया है तो भी बर्थ को कंट्रोल करना है। रेप के केसेस में बर्थ को कंट्रोल करना है तो वहां पे कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। पीडीएफ बेटा आज मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। इस चैप्टर का कंप्लीट तीनों भी लेक्चर का पीडीएफ यही है, ये सारा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, और लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूं मैंने, अब वहां से भी देख सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे फाइनली अब ये तो हो गया क्या कंट्रासेप्शन, लेकिन कंट्रासेप्शन के बाद इवन जैसे कंडोम यूज कर रहे हैं मान लो, लेकिन फट गया, ठीक, तो स्पर्म जो है एग तक के पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो सकती है, उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, या फिर रेप के केस में, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा केस जिसमें बच्चे और क्या कह सकते हैं हम लोग, उसकी मदर दोनों की हेल्थ लाइफ को यदि खतरा है तो उस केस में एमटीपी हो सकती है। एमटीपी क्या है? एमटीपी क्या होता है? एबॉर्शन। अब एबॉर्शन को हम अपने साइंटिफिक मेडिकल टर्म में यदि समझे तो कहलाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यदि हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ ऑथराइज्ड डॉक्टर्स जो है, क्या जी, उसके लिए कुछ ऑथराइज्ड डॉक्टर्स जो है उसका परमिशन जो है बहुत जरूरी होता है। ओके, फाइनली अब देखो ये तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अब इसके साथ साथ एक और चीज आती है जिसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज। तो एसटीडीज अब क्या होता है, ऑब्वियसली यदि पर्सन यदि सेक्स कर रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सामने आती है। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से कुछ डिसीजेस हो सकती है। तो वो कौन सी डिसीज होती है ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर जो है आगे का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। कंट्रासेप्शन में हम लोगों ने केमिकल मेथड और लास्ट लेक्चर में सर्जिकल मेथड जो है ये हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, सर्जिकल मेथड, शायद मैंने सर्जिकल मेथड पढ़ा दिया क्या बेटा आपको? रिस्पॉन्स करो, या सिर्फ हार्मोनल मेथड तक के ही पहुंचे हम लोग? मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं हुआ? ओके चलो, तो सर्जिकल मेथड जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, और सर्जिकल मेथड इमरजेंसी कंट्रासेप्शन हो गया था हमारा, अनवांटेड 72 एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन 12 डेज, 72 डेज, 48 डेज, सॉरी डेज नहीं, घंटे, हॉर्स। ओके ग्रेट, चलो तो अभी यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो पोर्शन है कौन सा वाला, सर्जिकल मेथड, ये हम लोग देखेंगे। तो सर्जिकल मेथड कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है? सर्जिकल मेथड में जो वासा डिफरेंशिया है, ये पढ़ाया होगा ना यार मैंने, याद नहीं आ रहा, ठीक है, वासा डिफरेंशिया या फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है। ओके, कट एंड टाइड जो है ये मेथड होती है।
अब ये कैसे कट करता है, ठीक है, क्या इसमें कुछ दर्द होता है क्या, ये सारी चीजें चलो एक बार रिवाइज कर लेते। कुछ लोग बोल रहे हो गया, कुछ लोग बोल रहे नहीं हो गया। असाइनमेंट बेटा सभी लोग सबमिट कर दिए हैं, असाइनमेंट सभी का हो गया है। पीपीटी से पढ़ाया था ना मैंने, हाँ वही वही पीपीटी से करना है। अब उसमें क्या है बेटा, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि फैलोपियन ट्यूब बनाऊंगा उसको काट के बताऊंगा। हाँ एनिमेशन दिखा देता हूँ मैं आपको उसका कैसा होता है, ठीक है। एनिमेशन शेयर कर देता हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है क्या कह सकते हैं होता है, वासा डिफरेंशिया को कैसे कट किया जाता है, कैसा टाइट किया जाता है, ये मैं आपको एनिमेशन से समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए काम करते हैं, वही लास्ट लेक्चर वाला जो पीपीटी है वही मैं शेयर करता हूँ। यार क्या मैंने ये ऑन किया, एक मिनट बेटा, मैंने जो है बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा है। आपका बैच कौन सा है, असाइनमेंट सभी के सबमिट हो गए हैं क्या बेटा, सभी लोग सबमिट कर दिए हैं? बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है स्टूडेंट की, जस्ट वेट इसको एग्जिट ही कर दिया जाता है, छोड़ो। कैसे यार ये क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन ऑफ कहाँ से होगा इसका, किसी को मालूम है कि क्रोम का नोटिफिकेशन ऑफ कहाँ से होता है? कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आ रहे हैं इसमें, ऐप में इन्फो आता है क्या? क्रोम, मैं मोबाइल का नहीं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर का बोल रहा हूँ। वहां पे ऑप्शन नहीं दे रहा डिसेबल नोटिफिकेशन का, अब कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। चलो बाद में देखते हैं, बट अभी फिलहाल हो नहीं पा रहा है, ठीक देखते हैं। ओके चलो, तो हम अभी जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग परमानेंट जो मेथड होता है वो हम देखेंगे। स्लाइड शेयर हुआ क्या बेटा? हाँ, तो देखिए एमटीपी हम लोगों को देखना है, ये लास्ट ईयर के स्लाइड जो है उससे ही समझा रहा हूँ मैं क्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे एनिमेशन मैंने ऐड किए थे लास्ट ईयर, ठीक है। ये टेलीग्राम क्विज होती थी इस तरह से, तो अभी तो मैं आपका क्विज जो है टीचमेंट पे ही ले रहा हूँ और डायरेक्टली हमारा डीडीएस प्लेटफॉर्म पे ही हो रहा है, तो अभी नीड नहीं है, नहीं तो ये इस तरह से जो है लास्ट लेक्चर्स जो थे कुछ इस तरह से हुए थे। हाँ, तो चलो यहाँ पे अभी हम इसके बेटा ये लेक्चर्स जो है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, लास्ट ईयर के लेक्चर्स अवेलेबल है। तो अभी देखिए, ओके बेटा सुगत, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, मैं चेक करता हूँ बाद में, ठीक है, सेटिंग चेंज कर दूंगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज, कंट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, जिसमें प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, ठीक है, कैसे, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को तो अलाउ कर रहा है बट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी कब होती है, जब स्पर्म एग तक के पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके प्रेगनेंसी होती है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि स्पर्म को एग तक के पहुंचने से रोक दिया जाए, एक बकेट लगा दिया वहां पे। कल मैंने आप लोगों को कैसे सर्वाइकल कैप इंसर्ट करते हैं ये मैंने एनिमेट किया था, याद होगा आपको, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो मेथड्स देखे कंट्रासेप्शंस की, एक टेम्पररी मेथड और एक परमानेंट मेथड। तो अभी तक के हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टडी कर लिए है वो टेम्पररी मेथड यूज किए अभी तक, मतलब अभी तक के जितना भी मेथड जो हमने यूज किए, जैसे कि पिल्स का हम कह लो, या फिर पिल्स के अलावा बाकी जो भी है जितना भी यूटेराइन डिवाइसेस वगैरह सारी, वो टेम्पररी मेथड में आती है। परमानेंट मेथड आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और परमानेंट मेथड जो होता है मींस इसे स्टरलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं या टर्मिनल मेथड, ठीक है। ये एक प्रकार से सर्जिकल मेथड होती है, स्पेशली जो मेल और फीमेल पार्टनर है यदि परमानेंट मतलब अपने आगे की प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये अगेन रिकवर नहीं हो सकती, यदि इस मेथड का यूज किया गया तो फिर आगे से प्रेगनेंसी जो है वहां पे कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि सर्जिकली क्या होता है, गैमेट के ट्रांसपोर्ट को परमानेंटली वहां पे ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है।
तो कंसेप्शंस प्रिवेंट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है, बट इसके रिवर्सिबिलिटी यदि हम देखें तो बहुत पुअर है। वैसे तो ऑलमोस्ट नील ही है मेरे अकॉर्डिंग तो, बट कुछ केस में जो है कंटिन्यू, अब मेरे को तो आइडिया नहीं, बट बहुत पुअर है इसकी रिवर्सिबिलिटी। तो परमानेंट मेथड में दो मेथड आती है, एक ट्यूबेक्टोमी आता है और एक वैसोक्टोमी आता है। अब ट्यूबेक्टोमी और वैसोक्टोमी की यदि हम बात करें तो वैसोक्टोमी मींस क्या होता है, जो वासा डिफरेंशिया जो होता है स्पेशली मेल के लिए यूज होता है। मेल में आपको याद होगा हम लोगों ने इस तरह से टेस्टिस पढ़े थे। टेस्टिस के बाद यहाँ से वासा डिफरेंशिया, ये इस तरह से हम लोगों ने, क्या था ये यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से होते हुए इजैकुलेटेड डक्ट से बाहर जा रहा था, याद है। तो ये वासा डिफरेंशिया को यदि हम कट कर दे और बांध दे तो क्या होगा, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा। तो एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर यूज होता है बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कराई जाती है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली पॉपुलेशन को तो रोकना ही है ना, बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरली तो देखो, इसके बाद भी देखो वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होते रहता है, लेकिन इजैकुलेशन जो होता है, सीमेन भी इजैकुलेट होगा, लेकिन उस सीमेन में स्पर्म नहीं रहेंगे तो वो एग के साथ मीट नहीं करेगा, प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी, ठीक है। इमीडिएटली ये इफेक्टिव नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो पेनिस होता है उसमें हो सकता है कि पहले के कुछ स्पर्म उसमें प्रेजेंट हो। आपने इधर कट किए तो स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक इधर से किए, लेकिन कुछ स्पर्म यहाँ पे यदि पहले से रहे तो यहाँ पे एडवाइस की जाती है कि कुछ अदर कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है एटलीस्ट 3 मंथ आफ्टर द वेसोक्टोमी ये यूज किया जाए। नहीं तो पर्सन बोलेगा अरे हमने तो बिल्कुल नसबंदी करा ली, अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते बेटा, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वासा डिफरेंशिया इसको काट दिया और ये ऐसा बांध दिया है। तो अब देखो स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट यहाँ से यहीं तक क्या आएगा, इसके आगे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, समझे। अब ये कैसे होता है, तो देखो ये जो टेस्टिस होता है इसकी कवरिंग जो स्क्रोटम, इसको थोड़ा सा पंचर करते हैं, यहाँ से पंचर करके इस वासा डिफरेंशिया को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और काट देते हैं, ठीक है। एनिमेशन में दिखाऊं कैसा होता है ये, हेलो, ओके, जस्ट वेट, कैसा होता है देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखो कैसे होता है बेटा ये, तो देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे हो रही है। माइनर से इंजरी रहती है, ज्यादा कुछ ऐसा पेनफुल प्रोसेस नहीं होता है। ये देखो टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, अब ये स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट हो रहा है वासा डिफरेंशिया से इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट से जो प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल से होते हुए फाइनली स्पर्म जो है पेनिस से ऐसे बाहर जाते हैं, ठीक है। स्पर्म इजाकुलेट होता है, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि ये टेस्टिस को सब पकड़ेंगे, ठीक है, चेक किया जाता है वासा डिफरेंशिया कहाँ है, ऐसा पकड़ के कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद ये जो डक्ट है इसको बाहर निकाला जाता है यहाँ से। तो ये इस तरह से पकड़ लेंगे, इस तरह से पकड़ा ही आया, पहले प्रॉपर चेक करते हैं पकड़ाया है नहीं पकड़ाया है, ठीक है। होल्ड किया, होल्ड करने के बाद थोड़ा सा चीरा लगाते हैं, दर्द नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दर्द होगा, जरा सा पंचर करके उसको ऐसा पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाले, अब बाहर निकालने के बाद जो वासा डिफरेंस है उसको काट दिया जाता है, और स्पर्म की जो एंट्री जो हो रही थी उसको ब्लॉक करने के लिए वहां पे उनको बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो स्पर्म जो है बाहर भी नहीं आए, उसी में अंदर रहे, और अंदर रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फेगोसाइट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दो तरीके हैं, इस तरह से भी डायरेक्टली उसमें हमने क्या किया, उसके जो है ब्लॉक किया है इसको, ठीक है, इस तरह से बांध दिया वे, बांधने के बाद काट के इसको ऐसा छोड़ देंगे, चला गया अंदर। अब बताओ स्पर्म प्रोड्यूस तो होगा बट वहीं पे रहेगा, बाहर आ रहा है क्या, वासा डिफरेंशिया से आगे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो ऑब्वियसली फिर स्पर्म रहेंगे नहीं, सीमेन तो इजैकुलेट होगा, फीमेल तक के पहुंचेगा, बट सिर्फ सीमेन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट प्रोजेस्टेरॉन, तो जो टेस्ट सेक्स हार्मोन जो होता है वो तो उसका पाथ तो दूसरा ही रहेगा ना, समझे। अब होता है ट्यूबेक्टोमी, नहीं इस इन्फेक्शन नहीं होता बेटा दोनों भी डक्ट में, ओपन नहीं है, उसको बांध दिया गया है, ओके, देयर इज वहां पे इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन तो देखो जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होगा, इंटेस्टिशियल फ्लूइड रहेगा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी ना, वहां पे इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े अभी। अब इसके बाद देखिए परमानेंट मेथड फीमेल के लिए जो यूज होती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसको रिमूव करके उसको भी बांध दिया जाता है। छोटा सा इंसिजन होता है एब्डोमेन में थ्रू द वेजाइना, ठीक है। और इमीडिएटली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगा, बट जो oocyte यदि रिलीज भी होता है तो वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, दोनों में से किसी एक को ही करना पड़ेगा ना बेटा, जरूरी थोड़ी कि दोनों को ही करे, या तो मेल पार्टनर को कर दो या फीमेल पार्टनर को। ओके, तो मेल के लिए सिर्फ एक ही मेथड है ये, और दूसरा कंडोम्स। फीमेल के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है। अब देखो इतना कुछ करने के बाद भी यदि मान लो कंट्रासेप्शन काम नहीं किया तो फिर प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो फिर क्या आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक इंटरनेशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का बिफोर द फुल टर्म, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको क्या कहते हैं, एबॉर्शन। ठीक, तो एबॉर्शन यदि हम देखें तो चलो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम अपने स्लाइड से ही समझेंगे एमटीपी क्या होती है, और एक एक पार्ट उसको हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की यदि हम बात करें, क्या चीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इस वर्ड में, ठीक है, क्या चीज, हम कंप्लीट वर्ड की यदि हम बात करें तो वर्ड में एक साल में 45 से लेके 50 मिलियंस एमटीपी जो है पर ईयर जो है होती है। कितना, 45 टू 50 मिलियंस, मतलब ये टोटल प्रेगनेंसी का सिर्फ और सिर्फ कितना, 20% होता है। तो इंटरनेशनल एबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसे क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एबॉर्शन। एक साल में कितना, 45 से लेकर के 50 मिलियंस जो है पर ईयर बच्चा एबॉर्ट कर दिया जाता है। और ये जो है यदि हम देखें तो ये टोटल प्रेगनेंसी का सिर्फ ओनली 20% है। टोटल प्रेगनेंसी का ये ओनली कितना, 20% ही है। सोचो तो कितना प्रेगनेंसी होता है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट बनो। क्यों जानते हो, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी ही एक ऐसा, क्या कह सकते हैं, ट्रीटमेंट है जो 1 से 1.5 साल चलता है। मतलब एक यदि लेडी आपके पास आती है और एडमिट होती है तो उसका ट्रीटमेंट 1 से लेके 2 साल चलता है। पहली चीज तो हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा गंदा सा लगता है, बट गंदा नहीं, एक टाइम के बाद बहुत हैबिट हो जाती है। बट देखो यहाँ पे एक स्पेशली गर्ल्स के लिए तो है, कुछ बॉयज वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही करे, बट दोनों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट के साथ करना होता है। सर एक है क्या 4 है, कहाँ पे बोल रहे हो बेटा, एक है क्या 4 है, कौन सा बोल रहे हो बेटा, नहीं समझा मैं, नीनद कौन सा वाला, पर ईयर है वो, YRS, 45 से 50 मिलियन पर ईयर, यही पूछ रहे हो। हाँ ठीक है, तो इतना जो है बेटा एबॉर्शन 1 साल में होता है। तो उस टोटल प्रेगनेंसी का कितना, ओनली 20% है। अब देखो क्या है, अब इसमें 1971 की बात है। कब की, 1971 की, जिसे स्पेशली हम हमारा इंडियन गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने
प्रेगनेंसी मींस एमटीपी के लिए परमिशन दी थी, एक एक्ट आया था, ठीक है। और एक 1951 में फैमिली प्लान आया था। तो एमटीपी जो है ये ऐसे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। और यहीं पे 2017 में बेटा ये एमटीपी जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, ठीक है, अभी अभी की बात है 2017 में। तो यहाँ पे अब ऐसा हो गया बेटा कि एमटीपी कब परमिट किया जाए, क्योंकि देखो एक इवेंट है, नीदरलैंड की एक घटना है, आपने सुने होंगे। नीदरलैंड में क्या हुआ था, एक लेडी है और उसे कहीं से पता चल गया था कि वो जो प्रेगनेंसी जो है वो यदि कंटिन्यू करती है तो उसका डेथ हो जाएगा। ओके, मतलब उसकी जान को और उसके बच्चे की लाइफ को खतरा है। अब क्रोमोजोमल जो भी उसने डिटेक्शंस किया उसके हेल्प से उसको पता चल गया। अब जब नहीं आने मतलब डॉक्टर्स ने परमिट नहीं किया, फिर उसके बाद वो अबॉर्शन के लिए वो इंडियन गर्ल थी, इंडियन लेडी थी वो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आया क्या, देखने दो, देखो बेटा चेक करो सही है क्या, प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ साइड से। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, जो इंडियन जो थी, जो नीदरलैंड में रह रही थी, तो जो लेडी है उसको पता चला था कि उसकी प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है। तो अब हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से क्या हुआ, वो वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने परमिशन नहीं दिए। अब अबॉर्शन कराने के लिए वो इंडिया आना चाह रही थी तो उसको इंडिया भी नहीं आने दिया गया। अब इंडिया भी नहीं आने दिया, उसने फिर कोर्ट में केस भी लड़ी, कोर्ट के थ्रू भी उसको परमिशन नहीं मिली। फाइनली हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई और उसका डेथ हो गया। ओके, तो तब से ये माना जाता है कि यदि ऐसी कोई प्रेगनेंसी जिसमें बच्चे या उसकी मदर की हेल्थ या लाइफ के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है तो उस केस में एबॉर्शन की परमिशन दी गई है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो एक्ट यहाँ पे लॉन्च किया, इसमें यही कहा जाता है कि पहली चीज तो अब क्वेश्चन ये है कि क्यों प्रेगनेंसी को परमिट नहीं किया जाता। देखो बेटा ये प्रेगनेंसी बोल रहा है, एबॉर्शन की परमिशन क्यों नहीं दी गई है, ठीक है। तो देखो बेटा कभी भी देखो, आप खुद जानते हो कि एबॉर्शन, एबॉर्शन मींस ये जो बच्चा है, ठीक है, यदि हम देखें तो ये जो बच्चा है ये क्या किया बेटा, ये इसका इम्प्लांटेशन हो गया है। और कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, ये यहाँ पे यूटेरस में। तो इसको यहाँ से बाहर निकालना है तो इस यूटेरस की वॉल को तोड़ के यहाँ से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और कंटिन्यूअसली जब सेल्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो ये छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा। और इसको इस छोटी सी जगह से बाहर निकालना है तो मदर और उस बच्चे की, बच्चा तो जाएगा ही जाएगा बट मदर की भी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, समझे। तो अब यहाँ पे इसको बाहर निकालना है तो मदर की हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी देखो, जब भी एबॉर्शन की जब बात आती है तो एबॉर्शन में जो फर्स्ट 12 वीक जो होते हैं, कितने, फर्स्ट 12 वीक ये रिलेटिवली सेफ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 12 वीक में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, यदि पता चल जाए या कुछ हो जाए या किसी को अबॉर्शन करना है तो ये फर्स्ट 12 वीक में उतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना कि देखो ये प्री प्लान प्रेगनेंसी नहीं है, कोई कंट्रासेप्टिव, अब लोग क्या देते हैं ना, हमने कंट्रासेप्शन का यूज किए बट प्रेगनेंसी हो गई, अभी हमें नहीं चाहिए, 2 बच्चों के बीच में गैप चाहिए, तो उस केस में रिलेटिवली जो सेफ है फर्स्ट 12 वीक। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, क्योंकि ऑब्वियसली एक लाइफ है ना, और नेचर के खिलाफ हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है नेचर भी उसका बदला हमसे लेगा ही लेगा, एक बात याद रखना। इसलिए कभी भी याद रखना कि जो भी हो नेचर के खिलाफ कभी भी काम ना करो। तो फर्स्ट 12 वीक में जो एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हम कह सकते हैं, या मेडिकल सुपरविजन या जो डॉक्टर्स होता है उसका परमिशन के साथ ही एबॉर्शन परमिट होता है। लेकिन ये फर्स्ट 12 वीक की बात होती है।
लेकिन 12 वीक के बाद जो होता है, अब कब तक के अबॉर्शन किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी कि लाइफ में, मतलब 9 महीने का जो प्रेगनेंसी है तो 9 महीने में ही जो है अबॉर्शन हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे सिंपल एक एम्प्टी पिल करके आती है, एम्प्टी पिल्स, इसका यूज किया जाता है और एम्प्टी पिल्स के थ्रू जो है अबॉर्शन जो है ये पॉसिबल है। एक RU486 करके आती है एक, ठीक है, ये पिल्स है बेटा। और एक और है केमिकल होता है मीफेस्ट्रेशन करके आता है, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एक मिनट मैं आपको स्लाइड में ही दिखा देता हूँ क्या होता है वो। किधर गया हमारा, हाँ, तो इसमें कहाँ गया, ठीक है, मैं वो टर्म याद नहीं आ रहा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे ये पिल्स की हेल्प से वन डॉक्टर जो है सिंपल पिल्स खिला देगा और ब्लीडिंग हो जाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक और जो यहाँ पे एक टर्म याद नहीं आ रहा, वो एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ओके, अब प्रेगनेंसी मेंटेन जो हो रही है प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से, और एंटी प्रोजेस्टेरॉन यदि दे दिया गया तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, समझ गए? ओके, लेकिन इसके बाद, ये तो बात हुई कहां की, ये कहां की बात हुई, ये 12 वीक तक की बात हो गई। लेकिन 12 वीक के बाद मतलब नेक्स्ट जो 3 मंथ है, ये नेक्स्ट 3 मंथ जो है उस टाइम पे भी परमिट किया जाता है। देखो 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, और उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर जो है, ठीक है, मींस 12 वीक से लेके 20 या 22 वीक तक के का एक टाइम होता है। उसके बाद फिर एबॉर्शन का कोई परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 वीक के बाद यहाँ पे 2 प्रैक्टिशनर्स का नीड होता है। 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होता है, इसका परमिशन जो है ये चाहिए होता है। यदि, क्या कह सकते हैं, ये 2 ऑथराइज्ड डॉक्टर ने परमिट नहीं किया तो नेक्स्ट 3 मंथ के बाद अबॉर्शन की परमिशन नहीं मिलेगी। वो चेक करते हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली इसमें बच्चे की लाइफ तो जा ही रही है, बट मदर की लाइफ, मदर की हेल्थ जो है उसके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो ये किस केस में अनवांटेड प्रेगनेंसी है, रेप का केस है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानते हो क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जब इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो गया है, तो उस केस में भी जो है एबॉर्शन की परमिशन मिल जाती है, समझ गए? तो ये हो गया क्या चीज, एमटीपी। तो अब देखो यहाँ पे अलग अलग ट्राइमेस्टर में कैसे यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिस होती है और कैसे जो है टर्मिनेट किया जाता है, इसको भी थोड़ा सा मैं एनिमेट कर देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो नियरली जो 45 से 50 मिलियन एमटीपी एक साल में हो रही है, तो टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 है, मतलब 20%। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। ओके, अब इसके बाद देखो प्रेगनेंसी कैसे हो रही है। तो यहाँ पे 13 वीक का फीटस है बेटा, 13 वीक के फीटस को कैसे डायरेक्टली निकाला जा रहा है, ठीक है, एनिमेट में मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, बट थोड़ा सा थ्योरी समझ लो पहले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बेटा, क्या है, इलीगल एबॉर्शन जो होता है, ठीक, या उसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी का भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको प्रोहिबिट किया, और वहां पे एक एक्ट लगाया 1971। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कब एमटीपी जो है ये लीगलाइज किया था। एक्चुअली ये पहले तो इलीगल एबॉर्शन था, बट लीगलाइज जो है, लीगल जो किया, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है, क्योंकि मिस यूज जो है इसको अवॉइड किया जाए, और किस केस में ही एबॉर्शन किया जाना चाहिए, कब रेस्ट्रिक्शन रहेगा और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंटेन की गई। क्योंकि क्या है, कई लोगों जब सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे थे तो उनको पता चल जा रहा था कि अंदर जो है वो फीमेल है, तो फीमेल को मार दिया जा रहा था। तो इंडिया में इसकी रिपोर्ट बहुत हाई हो गई थी, समझे? इंडिया में इसका जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था, ठीक। तो यहाँ पे जो एक्ट है जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, तो कंसिडर किया एक फर्स्ट 12 वीक में,
लेकिन इसमें भी ओपिनियंस जो चाहिए एक फर्स्ट रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका, फिर उसके बाद 12 के बाद बट 24 वीक्स के पहले तक के, या 12 से 24 वीक के बीच की हम बात करें तो 12 से 24 वीक, ठीक है। वैसे तो 20 वीक तक के ही जो है ज्यादा सेफ माना जाता है, इसके आगे रिस्क तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का रिक्वायरमेंट है, यदि उसकी ओपिनियंस मिलेगी और यदि वो एबॉर्शन जो है मदर की हेल्थ को बेनिफिट करता है तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अलग अलग ट्राइमेस्टर में कैसा होता है, कैसे एबॉर्शन होता है उसको हम देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा। ओके, तो 1 बाय 1 एक एक पार्ट जो है ये हम समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, यहाँ पर 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के आसपास हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स होता है बेटा। ये मेरे को याद नहीं आ रहा था बेटा, देखो मी क्या है, फेप्रेस्टोन या RU486 से केमिकल होता है, ठीक। उसने खाते ही देखो ये RU486 जो होता है ये क्या करता है, जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस है, ठीक है, इस पे इफेक्ट कर रहा है। RU486 ओवरी से जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो रहा था उसको रोक दिया, तो ये यूटेरस की लाइनिंग पतली हो गई। पतली हो गई तो क्या होगा बताओ, यूटेरस वीक हो गया ना, तो ये बच्चा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। या फिर डायरेक्टली यहाँ से हम इंजेक्शंस भी दे सकते हैं, या तो पिल्स खाएंगे या इंजेक्शंस देंगे। तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन यदि रुका तो यूटेरस की लाइनिंग कमजोर हुई, और कमजोर हुई तो जो बच्चा यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में एबॉर्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली टेबलेट जो है यहाँ से भी इंसर्ट कराया जा सकता है। ओके, तो ये टेबलेट भी वही काम कर रही है। तो इस तरह से जो है बेटा ये ब्लीडिंग हुई और ये बाहर निकल गया। ये हो गया पहला एबॉर्शन, समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट एबॉर्शन समझा कैसे होता है। ओके, ब्लीडिंग जो है यहाँ पे एवरेज 9 से 16 डेज के आसपास होता है। 8% वुमेन जो होता है, ठीक है, मतलब 12 में से एक वुमेन को 30 डे तक के भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और जनरली इस टाइप की वुमेन को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट दी जाती है। 100 में से एक ही ऐसा होता है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाता है, नहीं तो एक ही दिन में फ्री कर दिया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सर्जिकल एबॉर्शन यदि करना है तो एक सक्शन प्रेशर के थ्रू ये इस तरह से एबॉर्शन किया जाता है, ठीक है। बट रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, हेडेक भी हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, इवन मैटरनल डेथ भी हो सकती है। एबॉर्शन अच्छा नहीं होता कभी भी, मदर का डेथ भी हो सकता है। एक बार और देखना है, देखो ये सक्शन प्रेशर है, इसको पकड़ के एक प्रेशर खींचा जा रहा है, ये बेटा शुरुआती दौर है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्जिकल कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या चीज, फिजिकल और मेंटल इंजरी जो है प्रेग्नेंट वुमन को या उसकी लाइफ के लिए रिस्क है, तो उसकी वजह से टर्मिनेट करने का जो है परमिशन दिया गया है। कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, फेलियर हो गया है कंट्रासेप्शंस या कोइटस या रेप का केस हो गया है, तो उस केस में एमटीपी जो है एसेंशियल होती है, ठीक है। अब ये फिटस और मदर दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। मदर का डेथ कैसे होगा, देखो बेटा मदर का डेथ मींस हमने हार्मोनल इम्बैलेंस कर दिया, बच्चों को उस जगह से निकाला जा रहा है, ठीक है। अब निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब उसको जब बाहर किया जा रहा है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ओवर ब्लीडिंग हो गई, कभी कभी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो ब्लड का कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, मदर वीक हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम होगा, हार्ट बीट, इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहेंगी, कमजोर रहेंगी तो उससे प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेटा फर्स्ट 12 वीक जो है उसको रिलेटिवली सेफ माना गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन जो है बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है,
पिल से डेथ नहीं हो रहा, बट पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट कंटिन्यूअसली यदि ब्लीडिंग हुआ तो प्रॉब्लम तो हो सकता है ना बेटा। पिल्स हम क्यों खा रहे हैं? ब्लीडिंग के लिए। ब्लीडिंग हुआ तभी बच्चा बाहर जाएगा ना, एबॉर्शन हो जाएगा। ओके, हाँ, इसलिए अब देखो, जब बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, कंप्लीटली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो हमारे हार्मोन की वजह से, हमारे ब्रेन की परमिशन की हेल्प से होता है। ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब जाके ही प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, तो हमारा बॉडी रेडी नहीं हुआ है अबॉर्ट मतलब डिलीवरी के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, उसको अबॉर्ट करा रहे हैं। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो गई होगा। हाँ, नेचुरल प्रोसेस को हम बदल रहे हैं, सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं। ओके, अब एमनियोसेंटेसिस का कई लोगों ने मिस यूज किए, इसलिए ठीक है, या सेक्स डिटरमाइन कर लिया, बच्चा हुआ ही नहीं है, उसका सेक्स पता चल गया, तो फीमेल फिटस को मार दिया जा रहा था। ठीक, तो इस केस में जो है बहुत डेंजर हो रहा था फीमेल के लिए। ठीक, बट सेकंड ट्राइमेस्टर की यदि हम बात करें, तो जो मैंने थोड़ी देर पहले सक्शन प्रेशर वाला जो बताया था, वो एक्चुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है। ठीक है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कैसा होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। This is the most frequently performed abortion and is used typically from 5 to 13 weeks of pregnancy. After तीनों भी administering टाइप्स हम anesthesia, देखते हैं, the फर्स्ट abortionist ट्राइमेस्टर और uses कैसे a होता है, 3 speculum बार like this. कैसे हो सकता है। This is placed inside the vagina and opened using this स्पेकुलम screw है, on the जिससे side, वैजाइना में डाल allowing के the उसको abortionist to चौड़ा see कर the देते हैं, cervix, the entrance to the डायलेटेड कर uterus. देते हैं। The cervix acts as a gate फिर that stays ये जो closed सर्विक्स for है the ये भी duration चिपका of हुआ है, तो pregnancy, इसको भी protecting the baby फैलाना until पड़ेगा। it is ready for birth. ठीक है, The abortionist uses a series इसके of लिए यहाँ metal पे rods कैथेटर called होता है या dilators, डायलेटर होता like है। तो these, डायलेटर की which हेल्प से पहले increase तो in ये जो है thickness इस and तरह से inserts अलग them अलग into the साइज पे cervix आते to हैं dilate, डायलेटर। gaining access to the inside धीरे of the से इस तरह uterus से where the करके baby जो resides. सर्विक्स The 14 French है suction उसको catheter. कम कर It's देते clear plastic about 9 हैं। inches सक्शन long and कैथेटर has a होता है hole जो through the center. एयर प्रेशर It is एक सक्शन inserted की तरह through the काम करता है, cervix और पकड़ के into the एकदम उसे uterus. खींचेगा। The suction machine is then turned ये on. शुरुआती दौर पे तो ये देखो, बच्चा कमजोर है, डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसको खींचेंगे तो आ जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद यदि ये कंप्लीट डेवलप हो गया, तो ऐसा खींचने के बाद भी ये नहीं आता है। समझे? अभी तो ये 12 वीक तक की बात है ना, तो अभी जितना आपको The डेवलप दिख risks रहा है of the एक्चुअली उतना suction डेवलप नहीं device हुआ, use incomplete बट abortion. एनिमेशन Essentially, में it हम देख freezes the सकते हैं कि baby or कुछ है placenta तो for बच्चा ही है birth. वो। This can lead ठीक to है, infection or bleeding. In an attempt to prevent अब जो this, भी the एक्स्ट्रा का यहाँ abortionist पे रह uses गया, a curette to ठीक scrape है, a lining of the उसको भी इस uterus. तरह से खींच के The निकाल दिया curette is जाता है। कुछ basically a पार्टिकल कुछ long भी वहां पे handled रहा tool यदि, blade. तो ये एक Once the टॉक्सिन की uterus is तरह काम empty, करेगा। the इसलिए तो speculum कहते is हैं ना, एक removed and the पार्टिकल भी यदि abortion is छूट गया तो फिर complete. मदर का डेथ हो The जाएगा। फिर risks of suction DNC include perforation or laceration of the यूटेरस uterus और or सर्विक्स cervix, में इंजरी हो potentially सकती है बेटा। damaging intestine, ऑब्वियसली bladder, इंजरी and nearby होंगी blood तो वो vessels, इन्फेक्शन बढ़ेगा तो डेथ हो hemorrhage, जाएगी। infection, बहुत and ज्यादा in ब्लीडिंग rare होती है, कुछ instances, इन्फेक्शंस भी हो even सकता death. है। Future ठीक है, pregnancies या are also फ्यूचर at a प्रेगनेंसी greater risk for कॉम्प्लिकेशंस भी loss आ or सकते हैं। premature delivery due to समझ गए? abortion-related. क्योंकि नेचर के खिलाफ हम गए तो वो सही नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर समझ में आ गया। सेकंड ट्राइमेस्टर में सर्जिकल एबॉर्शन कैसे होता है वो DD is देख लेते हैं। performed between 13 13 and वीक से 24 weeks of 24 वीक pregnancy. में जब एबॉर्शन किया After जाता है, administering तो देखो बच्चा anesthesia, इतना the डेवलप हो गया है, abortionist अभी तो uses a उसमें एक weighted जान, एक लाइफ speculum आ गई like बहुत this अच्छी one तरह से। that opens the तो vagina इतना अच्छा widely. हंसता खेलता कूदता Because बच्चा है। second trimester babies are so large, 7 this इंच तक greater के इसका access साइज हो गया है facilitates अभी, a late-term और abortion. इस टाइम पे हम इसको Late-term मार दे रहे हैं। abortion सोचो requires that the इतना cervix गलत be कर रहे हैं उसको। prepared 24 to 48 hours in ठीक है, अब advance देखो with कैसे होने वाला laminaria. है अभी। Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. अभी देखो, The baby सक्शन at प्रेशर 20 से हम weeks उसको खींच नहीं gestation is सकते as क्योंकि वो big as the थोड़ा length बड़ा of हो my गया है और hand, हेल्दी हो गया है, from head to rump, not counting 7 the इंच तक legs. के हो गया है। The इसको suction machine खींचोगे is तो भी turned नहीं on, आएगा वो। and pale yellow amniotic एमनियोटिक फ्लूइड तो fluid आ गया, surrounding the लेकिन baby is बच्चा नहीं आ suctioned पाया out अभी। through the catheters. But babies this big, they don't fit through catheters this size. इसके लिए कैथेटर The का यूज baby's नहीं करना bones and पड़ेगा। skull are too strong to be torn अब apart by उसको पकड़ के suction खींचने का alone. दूसरा रास्ता यूज This करना is a पड़ेगा। Sofer clamp. A Sofer clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long. The business end is about 2.5 inches long and a half-inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard तोड़ के in निकालना order to पड़ेगा। tear the limb from the baby's body.
One by one, the rest of the इतना limbs are बुरा हो रहा है ना उस removed, बच्चे का। along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually, the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and हेड को crushed. क्रैश्ड करना The पड़ेगा और फिर उसे abortionist निकालना knows he पड़ेगा। has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of पार्टिकल the छोटे uterus हैं तो for उसको any बाहर remaining निकाल लो tissue. और एक बार चेक भी करना पड़ेगा, कुछ छूटा The तो नहीं, वो abortionist उसको then जोड़ collects के the baby एक एक बेबी को parts कंप्लीट and जोड़ के चेक reassembles करते them हैं to make कि sure जो that there ऑर्गन are छूट 2 तो नहीं गया। arms, 2 legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, बहुत सारी including कॉम्प्लिकेशन, perforation बहुत or रिस्क हो सकता laceration of है। the uterus or cervix, with possible damage to the bowel, bladder, and other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Future pregnancies are also at greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. ओके, देखा नहीं जा रहा है। हाँ बेटा, ऐसे ही होता है, अफेक्ट तो होगा ना बेटा। ओके, अब ये देखो, ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ बिकॉज आप मेडिकल स्टूडेंट हो और आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। अब किसी की फीलिंग्स जागेगी तो आगे चल के इलीगल होने से आप लोग भी लोगों को रोक सकते हैं। ओके, हाँ, वो छोटा सा परिंदा दुनिया में आया भी नहीं था और उसके साथ सोचो क्या कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये था एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फाइनली अभी हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है ये देखते हैं। और क्योंकि एक काम करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज देख लेंगे पहले। हाँ चलो ये देख लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो बेटा, इसमें एक तो बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, वायरस की वजह से भी होता है, और साथ ही साथ प्रोटोजोआ जो है इसकी वजह से भी होता है। इसमें से 3 एक ऐसी डिसीज है जो कभी भी क्योर नहीं हो सकती, हेपेटाइटिस, HIV और हर्पीज। ये नॉट क्यूरेबल जो है डिसीज है। बैक्टीरियल डिसीज जैसे नाइजेरिया गोनेरी, गोनोरिया होता है जिससे, सिफिलिस होता है। ठीक है, तो ये डिसीज, इस डिसीज के कुछ टर्म है बेटा। ठीक, ये कब होता है? जनरली जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन जब ट्रांसफर होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से कोई जो इन्फेक्शन होता है तो उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज VD, वेनेरल डिसीज भी कहते हैं, इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, या फिर एसटीडीज। ये नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब कब, कहाँ, कैसे, क्यों हो रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो एक डिसीज है गोनेरिया, बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनेरी, उससे होता है। एक है साइफिलिस ट्रिपोनेमा पैलेडियम, इसकी वजह से होता है। जेनिटल हर्पीज, वायरस होता है हर्पीज वायरस। क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस जो है, क्लेमाइडीज जो है उसकी वजह से होता है। एक जेनिटल वार्ट एक डिसीज है। ट्राइकोमोनियासिस ये एक डिसीज है। हेपेटाइटिस बी एक डिसीज है। और HIV तो आप जानते ही हो, बहुत ही कॉमन एसटीडीज है। ठीक, तो ये कुछ डिसीज है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है बेटा? तो ये इन्फेक्शन ऑब्वियसली हेपेटाइटिस बी और HIV जो होता है, ठीक है, ये जो है ये ट्रांसमिट होता है एक तो इंजेक्टेबल निडल शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यदि कंटामिनेटेड है, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ यदि कुछ भी शेयर हुआ, शेयर मतलब कैसे, ब्लड से रिलेटेड या कुछ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो शेयर होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, स्पेशली ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। और यदि फीमेल इन्फेक्टेड है तो वो अपने बच्चे में भी क्या है, इन्फेक्शन पास कर सकती है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शंस ये बहुत ही, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, तो ये इनको छोड़ के बाकी सारे डिसीज कंप्लीटली क्यूरेबल है। ये भी क्यूरेबल हो सकती है, लेकिन कब? जब इसका अर्ली डिटेक्शन यदि पॉसिबल हुआ तो। समय के पहले वैसे पता नहीं चलता, क्योंकि सिंपल से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं
और सिम्टम्स बहुत ही माइनर होते हैं, इचिंग होगा, कंटिन्यूसली फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, साथ ही साथ धीरे धीरे हमारा जो जेनिटल ऑर्गन है वहां पे पेन होता है, स्वेलिंग भी देखने को मिलती है हमारे जेनिटल रीजन में, ठीक है। और इन्फेक्टेड फीमेल्स जो रहती है ये असिम्टोमेटिक होती है, फीमेल में यदि ये डिसीज हुई तो पता भी नहीं चलता बेटा, और ऐसी फीमेल के साथ यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो फिर वो मेल को भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो फीमेल को पता ही नहीं चलता क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो फीमेल में लंबे टाइम तक के डिटेक्ट नहीं होता। तो कोई फीमेल ये कहती है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है और मुझे कुछ लगता नहीं है, तो मेल को तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, बट तब तक बहुत देर हो जाती है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकता है बेटा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पीआईडी होता है, ठीक है। पीआईडी मींस जिसकी वजह से आगे के आने वाली प्रेगनेंसी यदि होने वाली है तो वो भी नहीं हो पाएंगी, एबॉर्शन हो जाता है समय के पहले, जो है यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई है तो उसका बर्थ जो है समय के पहले हो जाएगा। जेनिटल रीजन मतलब बेटा पेनिस, वेजाइना उसे कहते हैं। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी हमारा फैलोपियन ट्यूब जो होता है, ठीक है, वहां पे हो जाए, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले जो स्टडी की है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, बट इम्प्लांटेशन यदि यहीं पे हो गया तो प्रॉब्लम आएंगी, समझ रहे हो। इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ हम लोगों ने देखे, इसलिए जो है सोसाइटी में हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है ये जो है चलाए जा रहे हैं, लोगों को गाइड किया जा रहा है, ठीक। और सबसे ज्यादा यदि हम देखें प्रेगनेंस क्या है, पर्सन को जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो हो रही है उसमें आप लोगों की जो एज है, टीनी जो एज होती है 13 से लेकर 25 एज के आसपास, एनसीईआरटी ने जो दिया है वो याद रखो। तो यहाँ पे जो एज ग्रुप है 15 से लेकर 24 ईयर्स, क्यों, क्योंकि बेटा बहुत सारा नॉलेज इस टाइम पे बच्चों को होता नहीं। अब आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो आपको मैंने ये सारी चीजें समझाया, बट फिर भी आप लोगों की एज में एक तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, मन करता है बहुत सारी चीजों के लिए, तो रिस्क हर कोई ले लेता है, गलत संगत में चला जाता है, कुछ गलत कर बैठता है, बट उसे मालूम नहीं रहता ना। इसलिए ये नॉलेज जो होना है बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या कैसे क्या यूज करना है, कब करना है, क्या सारी चीजें, ठीक है। एक सर्जरी का एक वीडियो है, देख लो कैसे जो है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू बच्चे को बाहर निकाला जाता है। Pero no queda más bonito con la luz. Cuidado que hago. Ve que no es un sin luz, ve. Alex, lo felicito, llevamos dos y estuvimos los dos. Espectaculares. Ve, poner la luz, ¿no? Sí, señor. Porque con luz. Porque el mae ahí está como que no. कमजोर दिल वाले प्लीज ना देखे, ये तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी आप लोगों की। ¿Viste el video? Es increíble. Así lo ¿verdad? Bendito Dios. Perfecto. Pero, Dame un minuto. pero. No compase. La otra es que ayer fue mucho rato ya. Tomarle un videillo ahí para enseñárselo a la mamá ahora. Está tragando líquido, mamá. Está mamando bolsa. Más que funny, ¿no? Déjalo ahí, espérate. Dame la pinza. Déjalo el video. Ya, ese momento. Es el momento de correrse. Hola. Ay, ya naciste. Hola. Hola, Camila, venga. ओके, डर तो नहीं लग रहा है। अब आगे का एक्सपेरिमेंट जब आप गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओगे तब देखना, ओके। तो अब देखिए सेक्सुअली अब सिर्फ हाँ चलो आगे बढ़ते बेटा, अभी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। देखिए सेक्सुअली हम एसटीडीज देख रहे थे, पर वो बीच में एनिमेशन वो पिछले बार किसी ने डिमांड की होंगी तो इसलिए मैंने उसे वो दिखा दिया था, ठीक है। अब वो था उसमें स्लाइड में, इसलिए आप लोगों को भी दिख गया, ठीक। तो अभी देखिए क्या है, अननोन पार्टनर्स जो है उसके साथ सेक्स को अवॉइड करना, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स जो है इसमें सेक्स को अवॉइड करना, क्योंकि जो सेमिनल फ्लूइड जो होता है या फिर जो जेनिटल ऑर्गन में जो भी फ्लूइड्स जो रहते हैं वो शेयर होते हैं, तो वो जो है प्रॉब्लमेटिक होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो कंडोम्स ही है, जो कोइटस के टाइम पे यूज किया जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रोटेक्शन देता है, ठीक।
इन केस यदि कुछ भी डाउट है, अब देखो, अब आप लोगों की एज में यदि आपको डाउट भी होता है तो ना तो आप आपके पेरेंट्स को बताओगे ना ही डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन देखो अर्ली डिटेक्शन यदि हो गया, आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जा करके एक बार जो है सजेशन ले लो कि नहीं ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस उस डिसीज का मिला तो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं होंगी। ओके, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है जो अभी हम देखेंगे, ठीक है, और फाइनली ये चैप्टर जो है हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। बेटा पहले ये बताओ, इसके बाद आपका कोई क्लास है क्या? सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या हो गए, ठीक है बता दे रहा हूँ, इसके बाद कोई क्लास है क्या पहले ये बताओ? पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, कौन सा पीडीएफ, इसके पहले वाला ये वाला नहीं है क्लास? हाँ, आज ये हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, मे बी 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं आपके, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया इतना पार्ट सभी का? किसी को कुछ पूछना है? देखिए बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है इसके सिम्टम्स एक ही रहेंगे। देखो, बर्निंग सेंसेशन होगा, इचिंग होता है, या यूरिनेशन जो होता है वो पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, तो यही इसके सिम्टम्स है। बाकी जो जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन यदि होता है तो वहां पे जैसे पस बनना चालू हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है। अब वो पिक्चर्स में दिखा नहीं सकता, बहुत गंदी पिक्चर्स रहेंगी, आप गूगल कर लो आप, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज करके गूगल कर लो एक बार, पिक्चर्स आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को, पब्लिकली नहीं दिखा सकता। तो आप लोग एक बार एसटीडीज जो है, सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज करके और गूगल पे इमेज सर्च कर लेना, इमेज में आपको सारी चीजें दिख जाएगी वहां पर। ओके, ठीक है बेटा। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में देखो, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और प्रोटोजोन इन्फेक्शन होता है। प्रोटोजोआ से जो डिसीज होती है जिसे ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, जो ट्राइकोमोनास एक प्रोटोजोआ होता है उससे होता है। वायरल इन्फेक्शन में एड्स, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, हर्पीज जो होता है वो हर्पीज वायरस होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस उससे होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? एचआईवी वायरस से। और जेनिटल वार्ड जो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। किससे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बैक्टीरियल डिसीज में गोनेरिया होता है जो कि नाइजीरिया गोनेरी से, क्लेमाइडिया होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकिमेट्रिस एक बैक्टीरिया होता है इससे, और साइफिलिस जो होता है ट्रिपेनोमा पैलेडियम से। तो इतना ही डिसीज है जो जनरली क्या चीज देखने को मिलता है, समझ गए? अब देखो, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है ये हम लोगों ने देख ली है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हेल्दी सोसाइटी में एक सेक्स कैसे, कब, किस टाइम पे, किस तरह से किया जाना चाहिए, वो हम लोगों ने देखे। ऑब्वियसली सेक्स होगा तो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी जब मन है तब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, जब मन नहीं है और प्रेगनेंसी नहीं करना है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज, कंट्रासेप्शंस जो है, ठीक है, इसका यूज किए, क्योंकि भैया हम लोगों को अभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है तो हमने कंट्रासेप्शंस यूज किए। कंट्रासेप्टिव मेथड्स यदि फेल हो जाता है तो उसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे एमटीपी जो है, यदि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पर्सन जो है, फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसके लिए हमने एक एबॉर्शन का एक रास्ता, क्या रास्ता है और कब एबॉर्शन किया जा सकता है वो हम लोगों ने देखे। एबॉर्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि सेक्स हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी डिसीज हो सकती है, तो वो डिसीज ना हो या डिसीज हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखे। इवन लास्ट में, अब लास्ट में बेटा, अब हम लोगों को यहाँ पे आर्ट समझना है। साइंस में एक बहुत अच्छा आर्ट है, और वो आर्ट क्या होता है वो हम देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है, इनकी शादी को हुए 2 साल 4 साल या 5 साल हो गए। अब 2 ईयर से ये बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच में कंटिन्यूअसली जो है बिल्कुल जी जान लगा दी है इनने, लेकिन इस फीमेल को प्रेगनेंसी रुक ही नहीं रही है। ये फीमेल जो है ये प्रेग्नेंट हो ही नहीं रही है। अब क्या होगा बताओ? अब यदि ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो इसके ऊपर साइंस में
एक आर्ट जो है ये अप्लाई किया जाएगा। आर्ट का मीनिंग होता है असिस्ट, क्या कहते हैं, आर्ट मीन्स क्या होता है, प्रेगनेंसी को असिस्ट करना है, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या चीज, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसकी हेल्प से क्या चीज बेटा, प्रेगनेंसी जो है इसको किया जा सकता है। मतलब जो इनफर्टिलिटी है, क्या चीज, इनफर्टिलिटी जो है, ठीक, मीन्स क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी इवन आफ्टर सेक्सुअल कपलेशन या कंटिन्यूअसली 2 ईयर तक के सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है और उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है। ओके, क्या बोल रहे हो बेटा तारिस, बाद में देखना यार, सारी चीजें भी मैं जो समझा रहा हूँ वो देखो। कौन सर्च करने लग गया? बेटा बाद में सर्च करना, इधर ध्यान दो। अरे सर्च नहीं करो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये एक लास्ट टॉपिक तो देख लो। ओके, हाँ जस्ट वेट, देख रहे हैं बेटा, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इनफर्टिलिटी रिपीट कर रहा हूं, वेट करो। हाँ, आर्ट क्या होता है, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मीन्स inability to conceive, conceive means inability to conceive। ओके, इवन क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, ठीक है, इवन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और वो भी कब से हो रहा है, 2 ईयर से, और 2 साल से ही कंटिन्यू होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है। ओके, तो अभी देखिए इनफर्टिलिटी जो है मेल में और फीमेल में जो हो रही है, तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। तो कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना कि स्पर्म और एग जो है आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों जब मिलेंगे तब जाके फर्टिलिटी होंगी। अब दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिलने का रीजन क्या है, तो मेल में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होंगी। अब मेल में जो डिसेबिलिटी होती है कि मतलब मेल का एज जो है बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो गया, और एज बढ़ने के साथ ही साथ स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ये हम लोगों ने देखे हैं। एक होता है अजूस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन टोटली होना बंद हो गया है। या फिर एक होता है जिसे कहते हैं ओलिगो जूस्पर्मिया, स्पर्म बन तो रहे हैं बट स्पर्म काउंट जो है क्या है, लो है। अब लो स्पर्म काउंट है, तो जब 2 मिलियन स्पर्म जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाते हैं तो 100 स्पर्म ही एग तक के पहुंच पाते हैं, बट ऑलरेडी पहले से स्पर्म काउंट कम हो गए, तो यहाँ पे क्या होने वाला बताइए, क्या होगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, या फिर स्पर्म आलसी हो गया है, लगड़ा लूला है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब स्पर्म आलसी है तो वो बोलता नहीं मेरे को दौड़ के नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एक इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन,
ये जानते हो क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इरेक्टाइल डिसफंक्शंस मतलब देखो, जैसे कि ये पेनिस है, ये पेनिस जो है भी ये इस तरह से, ये पेनिस जब इरेक्ट होता है तो ये एकदम ऐसा, ये ऐसा इरेक्ट हो जाता है। जब पेनिस इरेक्ट रहेगा तब जाके ही इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। और पेनिस ऐसा सोया हुआ है, समझ लो ये सो रहा है और ये जाग गया है, तो ये सोया हुआ रहेगा। तो अब कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आती है, उसका पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता। अब इरेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? स्पर्म जाएंगे नहीं ना। अजूस्पर्मिया मतलब नो स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, ये अजूस्पर्मिया है, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई। अब आते हम लोग फीमेल में। अब फीमेल में देखो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ओवम का प्रोडक्शन कैसे? जैसे कि सपोज ये ओवरी है और इस ओवरी में कंटिन्यूअसली ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन नहीं हुआ, इसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन हुआ, और ओवम फॉर्म होने के बाद ये जो फॉलिकल्स था वो रप्चर होके बाहर नहीं निकल पाया, रप्चर नहीं हो पाया, कुछ कारण ऐसा था जिसकी वजह से वो रप्चर नहीं हो पाया, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है। तो जब रप्चर नहीं होगा तो अंदर ही बहुत सारे ओवम बनते जाते हैं, तो इसको सिस्ट कहते हैं बेटा, सिस्ट, पॉलीसिस्ट कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। PCOS से ये जाना जाता है, PCOS, पॉलीसिस्ट कंडीशन जो है यहाँ पे बन गई। या फिर एक कंडीशन ओवम जो है वो उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, या फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे ओवरी है, ठीक है, तो जैसे कि ये जो है ये इस तरह से, तो ओवम जो रिलीज होगा यहां से रिलीज तो हो गया ओवम, लेकिन ओवम के रिलीज होने के बाद ये इधर नहीं जा पा रहा, क्योंकि ये जो है ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, PID बोलते हैं इसको। तो PID में क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब जो है वो रप्चर हो गई, उसमें इन्फ्लामेशन आ गया, स्वेलिंग आ गई, तो ओवम को या तो पिकअप नहीं कर पा रहा, और पिकअप नहीं किया या फिर लेके आगे नहीं जा पा रहा है। तो ये कंडीशन फीमेल में देखने को मिलती है, समझ गए? हाँ, वेरी गुड सुहानी, सुने हो आपने? पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, वेरी गुड, ग्रेट। तो ये कंडीशंस जो है देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का जो है चांस बढ़ सकता है, समझ गए? चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ साथ। इतना पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब यहाँ पे इन सब चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर अप्लाई करना पड़ेगा आर्ट। आर्ट मीन्स क्या होता है? असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसा हो जाए कि स्पर्म एग के साथ मीट कर ले, और जब स्पर्म एग के साथ मीट कर लेगा तो फाइनली उस टाइम पे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। तो आर्ट में एक होता है IVF, ठीक है। क्या होता है? IVF। IVF को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर एक आता है ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक आता है ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एक होता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये सारी टेक्निक जो है स्पेशली फॉर फीमेल, फीमेल के लिए किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, टेस्ट बेबी पे भी जाते हैं। तो देखो फीमेल में जनरली जो कंडीशन यहाँ पे जो बन सकती है वो क्या आ सकती है बेटा? फीमेल में कंडीशन कुछ ऐसी आ सकती है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है फीमेल को? फीमेल को एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि उसकी ओवरी ने ओवम जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब जो डिफेक्ट आ रहा है उसकी ओवरी में आ रहा है। दूसरा डिफेक्ट उसके फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ओवम को आगे पहुंचा नहीं पा रहा है। तीसरा डिफेक्ट उसके यूटेरस में आएगा यहाँ पर,
उसकी यूटेरस में क्या डिफेक्ट आएगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये तीनों भी कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ये तीनों भी कंडीशन में प्रॉब्लम आएंगी तब क्या करेंगे, तो शुरुआत हम करते हैं ओवरी में डिफेक्ट होगा तब, या फिर एग जो है आगे नहीं पहुंच पा रहा है तब क्या क्या किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद मेल जो होता है उसमें एक आता है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और एक IUI इंट्रायूटेराइन इंजेक्शंस। अब ये क्या होते हैं, ये टेक्निक जो है ये मेल के लिए यूज की जाती है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं और हम जो असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है हम जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीज बेटा, हम एक टेस्ट ट्यूब में स्पर्म को ले लेंगे। क्या देखेंगे अभी सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले हम IVF जो है इसे समझेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो IVF में सिंपल एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, मेल को बोलते हैं एक टेस्ट ट्यूब दे करके जा अपना स्पर्म लेके आ जा, ठीक है। तो मेल जो है क्या है, मास्टरब्यूशन जो है, MB कहते हैं, जैसे मास्टरब्यूशन की हेल्प से स्पर्म जो है अपने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके लेके आ जाएगा। मतलब सीमेन जो है जब इजाकुलेट होता है तो सीमेन इजाकुलेट करके स्पर्म जो है इस टेस्ट ट्यूब में लेके आ गया। ओके, ला लिया। लाने के बाद फाइनली अब फीमेल, अब देखो स्पर्म तो कभी भी आ जाते हैं, बट फीमेल जो होता है, फीमेल में एग जो है वो कभी भी रिलीज होता है क्या, नहीं होता है ना। तो फीमेल में एग कभी भी रिलीज नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फीमेल को, यहाँ पे हम लोगों को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जिसकी हेल्प से फीमेल में क्या चीज, क्या कह सकते हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हार्मोन ट्रीटमेंट देने के बाद उसकी ओवरी जो है, ठीक है, यहां से जो भी हार्मोन हमने दिए, हार्मोन दिए तो ऑब्वियसली ओवरी से बाहर हम ओवम को निकाल लेंगे, निकाल लिया। अब इसे क्या करते हैं, एक पेट्री प्लेट लेते हैं, और इस पेट्री प्लेट जो है पेट्री डिश, इसमें एक तो स्पर्म जो इधर साइड में है और दूसरा ओवम जो कि इधर साइड में, यहां लाके छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद इसका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जब लैब में फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनली क्या हुआ, जायगोट बना, जायगोट बन गया। जायगोट बनने के बाद अप टू यहां पे सेल्स का डेवलपमेंट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये सब पेट्री प्लेट में ही हो रहा है बेटा। तो यहां पे जनरली ये जो जायगोट बना है बिफोर 8 सेल स्टेज, ओके, यहां पे ये जायगोट है, जायगोट में बिफोर 8 सेल स्टेज जो होती है, क्या चीज, बिफोर 8 सेल स्टेज, हम यहां से इसको उठाते हैं और उठाने के बाद कैथेटर की हेल्प से इस जायगोट को हम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब की हेल्प से इसे उठा करके क्या कर दिया जा रहा है, अब जो जायगोट है या तो यहां पर, ओके, या तो जायगोट को यहां पर या जायगोट को ये यहां पर डायरेक्टली यहां पे ट्रांसफर
ट्रांसफर कर दिया जाता है, समझे। तो 8 सेल स्टेज जो है जायगोट को जब ट्रांसफर किया जाता है तो इसमें दो जगह पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तो ये यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे, यदि यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए टर्म यूज होता है IUT। IUT मींस क्या होगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या कहलाएगा ये, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। या फिर यहां पे फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। क्या चीज, डायरेक्टली, तो उसे जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहते हैं। क्या हो जाएगा, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और ये दोनों भी टेक्निक्स जो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन दोनों टेक्निक को हम कॉमनली यदि हम समझे तो ये क्या कहलाता है, ET। ET मींस एम्ब्रियो ट्रांसफर। समझ गए कौन कौन सा पार्ट हो गया। थोड़ी देर पहले हम लोग जो देख रहे थे यहां पर, किधर गया, ये देखो, IVF, ET, ZIFT और IUT, ये सारे पार्ट एक ही जगह पे हो गए कंप्लीट। ओके, एनिमेशन दिखाता हूं बेटा नीनद, एग कैसे निकालते हैं और कैसे डालते हो सब दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। ओके, इतना समझा, ये टर्म समझ में आए सारे। तो ये तो फीमेल के लिए है बेटा, ठीक। अब फीमेल में क्या हो रहा था कि किसी कारण से एग जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा था, या स्पर्म आलसी था। तो स्पर्म आलसी हम नहीं देख रहे, एग जो है वो प्रॉपरली स्पर्म से मीट नहीं कर पा रहा है, मतलब मेल तगड़ा है, स्पर्म तगड़ा है, वो तो जाने की कोशिश कर रहा है, बट एग जो है बाहर नहीं आ पा रहा है। ओवरी में कुछ फॉल्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब में कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से एग वहां पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो उस केस में ये सारी टेक्निक्स जो है इसका यूज किया जाता है। समझ गए। अब सेकंड कंडीशन आती है कि यदि पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। इरेक्शन ऑफ पेनिस पढ़ाया था मैंने, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कॉर्पोरा सेवेरनोसा, कार्पस स्पंजियोसम, याद है, जहां पे रिच इन ब्लड सप्लाई होता है। तो उस केस में पेनिस जो है वो स्ट्रेट नहीं हो पाता, इरेक्ट नहीं हो पाता है। अब पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाएगा तो इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम आएंगी। समझ गए, प्रॉब्लम आएंगी। क्या होगा बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टेस्ट ट्यूब में ले आए, फिर इंजेक्शन अभी आवाज आ रहा है मेरा, देखो म्यूट हो गया था। हाँ रिपीट अभी कर रहा हूँ सारा। हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम देख रहे थे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मास्टरबेशन की हेल्प से सीमेन जो है, ठीक है, जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होंगे वो लेके आए। कैथेटर ट्यूब की हेल्प से फाइनली जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, क्या चीज, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, या तो उसके वेजाइना में
डायरेक्टली इंसर्ट करा दिया जाएगा या फिर डायरेक्टली उसके फैलोपियन ट्यूब तक के या फिर यूटेरस तक के जो है इंसर्ट करा दिया जाता है। ठीक है, कैसे इंसर्ट हो रहा है, किस तरह से इंसर्ट होगा? डायरेक्टली बेटा, डायरेक्ट या तो वेजाइना में या फिर डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में, इस तरह से स्पर्म को छोड़ दिया जाता है। कब? जब लो स्पर्म काउंट रहे या इरेक्टेशन नहीं होता है उस टाइम पे। तो इसमें देखो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यदि यूटेरस में यहाँ पे भेजा तो IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं इसे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, समझ गए? दूसरा डायरेक्टली वेजाइना में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, बहुत ओल्ड पर्सन है, उसका स्पर्म की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है या स्पर्म आलसी हो गया है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं बेटा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से स्पर्म को लेते, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से उसके ओवम को लेते हैं। ठीक है, ओवम को लेने के बाद एक इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्टली उस ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट करा देते, क्योंकि स्पर्म बहुत आलसी था, वो बोलता मेरे को नहीं जाना। तो इस केस में ये जो टर्म जो यूज होता है इसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या कहलाएगा ये? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म, एक मिनट क्या हो गया, इंजेक्शंस। हाँ, तो ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से यहाँ पर क्या चीज, स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक के पहुंचाया जाता है। आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, पीपीटी से देख ले एक बार, लास्ट ईयर की पीपीटी है, इसी से हम लोग देखेंगे, और इस साल की पीपीटी भी रेडी है बेटा, वो भी मैं आप लोगों को उससे भी एक बार रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जितना भी पार्ट है, ये क्या था, रक्षाबंधन के टाइम का था, छोड़ो। हाँ, ये कहाँ, हाँ, इनफर्टिलिटी क्या होता है बेटा, इनएबिलिटी टू कंसीव नेचुरली आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स। ठीक, तो इस केस में क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी फिजिकल हो सकता है, कंजेनिटल डिसीज है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकली मतलब भाई सेक्स तो कर रहे हैं बट वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, तो पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं होगा या फिर फीमेल का सेक्सुअल डिजायर उतना नहीं आ पाएगा, तो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम आती है। समझे? कहाँ गए, क्या देख रहे थे? समझ में आया बेटा? हाँ, तो अब बेचारे रोते हुए उनकी दुनिया है, उसको थोड़ा अच्छा कर देना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी जो है क्या क्या कंडीशन में हो सकती है, तो एक तो आजोस्पर्मिया होता है, ओलिगो स्पर्मिया होता है, टेट्राजोस्पर्मिया होता है। ठीक है, या फिर एस्थेनोस्पर्मिया। अब ये सारे टर्म आप नहीं भी समझो तो भी चलता है। ठीक, सिंपल जितना एनसीईआरटी में हम देखेंगे, तो इनफर्टिलिटी मतलब फीमेल जो है इसका ओव्यूलेटरी साइकिल प्रॉपर नहीं चल रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या फिर इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है, तब प्रॉब्लम आती। तो असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है ART एक ग्रुप ऑफ स्पेशल टेक्निक्स है, नॉट ओनली सिंगल टेक्निक, एक ग्रुप ऑफ स्पेशल टेक्निक्स है जो स्पेशली इनफर्टाइल कपल का हेल्प करता है ताकि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सके, प्रेगनेंसी उसमें हो जाए। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट जो होती है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जो डायग्नोस करके इस ट्रीटमेंट को करेक्ट करती है, जो डिसऑर्डर है उसको दूर करके एक बच्चे होने के लिए वहां पे कपल्स को रेडी करवाता है। तो इसमें क्या क्या आता है ये हमने देखे ART में। ठीक, तो एक हम लोगों ने देखे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, कुछ फर्टिलिटी ड्रग है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, IUI है, सरोगेटेड मदर। तो इन टेक्निक्स की हेल्प से जो है क्या है, क्या कह सकते हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये जो टेक्निक देख रहे हैं इसमें क्या है, स्पर्म को
एग में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि स्पर्म तगड़ा नहीं था, घुस ही नहीं पा रहा था उसके अंदर, तो उसको डायरेक्ट घुसा दिया यहाँ पर। समझ गए? तो ये एक टेक्निक है, ठीक, जिसकी हेल्प से क्या चीज, स्पर्म को डायरेक्टली एग तक के पहुंचाया जा रहा है। ठीक, बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गया है क्या क्या है। ठीक, 8 ब्लास्टोमियर तक के आईवीएफ टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुआ था, ठीक है, इसका नाम है लुइस जे ब्राउन। ये जो बॉर्न हुई थी 25 जुलाई 1978, ठीक है, ये इंग्लैंड की। इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो अब नोबेल प्राइज भी दिया हुआ है बेटा जो डॉक्टर्स थे उनको। तो एक ZIFT है बेटा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, यदि ब्लॉकेज हो गया है फैलोपियन ट्यूब या फिर तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस मेथड में वोमेन की ओवरी से एग को रिमूव करके स्पर्म के साथ फ्यूज करा के जायगोट बनाया जाता है और उस जायगोट को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो 8 ब्लास्टोमियर तक के रहा तो ZIFT, और 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया तो उसको फिर फैलोपियन ट्यूब में नहीं, यूटेरस में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फीमेल यदि प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम पे ZIFT का यूज होता है। अब एक आता है बेटा गिफ्ट। गिफ्ट मतलब ओवम को, अब देखो क्या कि फीमेल ही बोल रही नहीं मुझे तो नेचुरल मेथड चाहिए, मैं ये सब टेक्निक यूज नहीं करूंगी, तो फिर किसी दूसरी लेडी से एग को रिमूव किया जाता है। मतलब एक डोनर जो फीमेल है उससे एग ले लिया जाता है, ओवम को ले लिया जाता है, ठीक, और एक दूसरी फीमेल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फीमेल का ओवरी काम नहीं कर रहा है बट आगे का फैलोपियन ट्यूब यूटेरस सही तरह से काम कर रहा है, तो दूसरी फीमेल से एग को लेकर के एक ऐसी फीमेल जिसके पास सुटेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है, या उसी फीमेल से एग को लेकर के, क्योंकि उसका फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रहा है, यूटेरस काम नहीं कर रहा है, ओवरी सही है, तो जिसकी ओवरी सही है उसको लेकर के किसी और के पास जो है क्या है, फर्टिलाइजेशन करा करके डायरेक्टली पहुंचा दिया जाता है, जिसे ZIFT कहते हैं। ठीक है, यदि ओविडक्ट ब्लॉक हो गया है, ओवर स्पर्म डायरेक्टली जो है इंजेक्ट करा देते हैं यूटेरस में और नॉर्मल रूट के तरीके से, और इस तरह से जो है यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, फर्टिलिटी जो है और प्रेगनेंसी उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। समझ गए? देखो ये प्रोसेस कैसे होती है इस एनिमेशन में समझेंगे। क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, थोड़ी देर पहले देखे थे हमने बेटा, ये इस तरह से होता है। अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, आगे क्या होगा हमने देख लिया है। कैथेटर ट्यूब की हेल्प से डायरेक्टली, देखो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, स्पर्म को लिया और डायरेक्ट छोड़ दिया। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये टेक्निक को अप्लाई किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आपको समझ में आया है बेटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है ओवरी से ओवम को लेकर के स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, नेचुरली एग में उसको पेनिट्रेट करके यहाँ पे ओवम को क्या है, इंसर्ट कर दिया जा रहा है। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट इतने हैं, लो स्पर्म काउंट देखो कितने कम है, कम रहेंगे तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है इस टेक्निक को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें, ये सब समझा दिया हूं मैंने, ठीक है। ये सब थ्योरी आपके एनसीईआरटी में एक बार रीड करो, जो चीजें नहीं समझ में आती वो पूछो। ट्विंस तो शायद मैंने समझा दिया है। सरोगेटेड मदर जो होता है, एक वुमेन में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका यूटेरस काम नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या करते हैं, नॉर्मल कपलेशन होने दिया जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को वहां से निकाल के दूसरी एक मदर जो होती है जिसमें
उसको इम्प्लांटेड कर दिया जाए तो वहां पे पहुंचा दिया जाता है। तो एक बायोलॉजिकली मतलब क्या है, जो बायोलॉजिकल मदर नहीं है बट वो क्या कहलाएंगे, सरोगेटेड मदर। तो किसी और के इसमें क्या है, उस बच्चे को कंटिन्यू होने दिया जाता है। In vitro fertilization, or IVF, is the process of extracting mature eggs from a woman's ovaries and mixing them with sperm outside the body. Fertilization takes place in a petri dish, which is as romantic as it sounds. Step 1. Hormone injections. DIMS. A woman normally releases 1 egg per menstrual cycle, but you're IVFing, so you're going to inject your stomach or ass with hormones to stimulate the ovaries to release more eggs. Hormone injections make you try absolutely everything, especially videos of dogs and cats who are best friends. Step 2. Psychomorphism. Go to the fertility clinic many early mornings for blood tests and ultrasounds so your doctor can tell you when your eggs have matured. Start to worry about things like whether you are blooming enough down there or if your seed are growth. Step 3. Trigger shot. Once your eggs are mature, you will inject your stomach with HCG to release all your eggs. Step 4. Procure sperm. If you're using your sperm, you'll need to get a sample the morning of the egg retrieval. You'll start downloading some really good porn. If you're using a donor, you'll have to select one in there. Step 5. Have your eggs retrieved. Have your eggs removed from your ovaries via a scary-looking needle. Don't worry, you're given anesthetic for the procedure, so you won't even know how many people are looking at your vagina. Step 6. Have your eggs fertilized. Have your eggs combined with sperm. If they fertilize, they'll be kept for 2 to 5 days before being transferred back into your uterus. Wait by the phone with a heating pad to hear how many of your eggs fertilized. Step 7. Have embryos transferred. Fertilized eggs become a ball of cells called embryos or blastocysts. If they survive 3 or 5 days, have 1 or more of the healthiest ones transferred back into your uterus. Don't worry, you can't pee them out. Step 8. Panic during the 2-week wait. Spend 2 weeks panicking about whether those embryos implanted while still taking progesterone to help thicken your lining. Step 9. Get a pregnancy test. Did IVF work, or did you just spend $20,000 to still not be pregnant? Get a pregnancy blood test to find out. Oh, and think positively. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आर यू एंजॉयिंग? चलो, तो ऑलमोस्ट बेटा बहुत टाइम हो गया है, तो आज का क्लास हम लोग यही एंड करेंगे। ठीक, आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहिए। जो भी टेस्ट रहेगा उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों भी आएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस रहे बेटा तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इकोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा चैप्टर है वो, और वेटेज जो है वो उसमें थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जेनेटिक्स और जो भी पार्ट रहेंगे वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। बट इकोलॉजी का वेटेज काफी अच्छा है, जेनेटिक्स में भी वेटेज अच्छा है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बट इसके बाद आप इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, ये वाला चैप्टर पढ़ के आइए, उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो एंड करें क्लास, बाय बाय।